हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए, हम फूड सिक्योरिटी कर रहे थे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फूड सिक्योरिटी कंप्लीट कर लिया था। बस उसका एक टॉपिक बचा हुआ था, वो है इंटरनेशनल एफर्ट्स। ठीक है, इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या क्या लिए गए हैं वो बचा था। उसको बढ़िया अभी देख लेंगे 10 मिनट शुरू के। देन उसके बाद आज एक नया टॉपिक चालू करेंगे, वो है ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पहले एक छोटा सा टॉपिक ये जो बचा, लास्ट टॉपिक इंटरनेशनल एफर्ट्स, इसको कंप्लीट करते हैं। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल एफर्ट्स देख लेते हैं उसमें क्या था। ठीक है, वैसे ये मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ इसमें अटैच कर दी गई है, आप यहाँ से रीड कर सकते हो। चलो, ये है इंटरनेशनल एफर्ट्स। तो सबसे पहले इंटरनेशनल एफर्ट्स में ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकता है आपसे, वो है फाओ के बारे में। ठीक है, फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फाओ। अब ये पूछेगा क्या, एक तो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, दूसरा पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तीसरा ये किस क्षेत्र में, एरिया ऑफ वर्क कौन सा है इसका, किस क्षेत्र में काम करता है। तो अगर मैं बात करूं तो ये 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कोई भी, अब देखो, फूड से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो जनरली कहाँ पे होती है, इटली में होती है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, खाने वाली चीज है इडली, तो इडली से इटली, इटली मतलब रोम में, वहां पे सिचुएटेड है। ठीक है, अब ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है क्या, ये पूछ सकता है कि इनमें से ये क्या स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी कितनी है टोटल, उनमें से फाओ एक और है। आपको एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी कितनी है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, वो आप देख लेना कितनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बनती है। उनमें से एक कौन सा आपका फाओ है। ठीक है, काहे से डील करता है ये फाओ, काहे से डील करता है, हंगर और फूड सिक्योरिटी से एस्पेक्ट से डील करने वाली ये इंटरनेशनल बॉडी है। और ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि हंगर है ना, हंगर, माल न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी से डील करती है। ये ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बॉडी है यूएन की, जो इस क्षेत्र में आपका काम कर सकती है या फिर काम करती है। ठीक है, देन उसके बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अभी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। ये पूरा एक प्रोग्राम चलाया जाता है जो काहे से डील करता है, अगेन हंगर एंड फूड सिक्योरिटी से डील करता है। ठीक है, इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1961 में। तो याद रख लेना, एक ऑर्गेनाइजेशन ही है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नाम से, 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, है ना। ये प्रोग्राम है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसमें कहाँ पे बेस्ड है ये, अगेन इटली, रोम में है। ये भी यूएन को असिस्ट करती है, कभी यूनाइटेड नेशन जब भी फूड रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी पॉलिसीज लेते हैं, तो उनमें ये असिस्ट करती है, उनको समझाती है, उनको बताती है, यूएन के मेंबर्स को असिस्ट करती है। ठीक है, तो ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है क्या, ये आप चेक करो, क्या ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी में आती है। यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है स्पेशलाइज्ड एजेंसी, यहाँ पे लिखा है कि फूड असिस्टेंस ब्रांच है। मतलब यूएन जब भी फूड रिलेटेड मैटर पे जब भी डिसीजन लेती है, तो उसमें ये उसको असिस्ट करती है, उसको समझाती है, उसको बताती है। अब आपको चेक करना है क्या ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी में आती है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यूएन की कितनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। ठीक है, देन उसके बाद आप देख लो, आप यहाँ पे IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एक ये ऑर्गेनाइजेशन है आपका, ये फंड है, ये क्या है, एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है ना। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किसके अंडर में, यूएन के अंडर में, जो कि फंडिंग रिलेटेड एस्पेक्ट देखती है ना। डेवलपिंग कंट्रीज में जो रूरल एरियाज है ना, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां का जो भी रूरल एरिया है, वहां पर हम फूड सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी प्रोग्राम या फिर कोई भी स्कीम वगैरह रन करते हैं, याद रखना, डेवलपिंग कंट्री में, रूरल एरियाज में फूड सिक्योरिटी रिलेटेड, हंगर रिलेटेड जो भी मतलब खर्च वगैरह होता है, तो उसको कहीं ना कहीं असिस्ट करने का काम करता है कौन सा, ये फंड। तो ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, फाइनेंसिंग एजेंसी है, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो पॉवर्टी और हंगर जैसी जो प्रॉब्लम है कहाँ पे, रूरल एरियाज में, डेवलपिंग कंट्रीज के रूरल एरियाज में, उन क्षेत्र में काम करती है IFAD। ये भी अगेन कहाँ पर लोकेटेड है, रोम में। तो बता दिया ना, देखो कहीं पे भी आपका फूड से रिलेटेड हो, और ये IFAD मतलब ये फंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का है, एग्रीकल्चर में मतलब ये फूड सिक्योरिटी वाला एंगल देखती है। तो ये भी कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप बता दोगे, ये भी लोकेटेड है आपका कहाँ पे, तो ये लोकेटेड है आपका रोम, इटली में। ठीक है, बाकी के एस्पेक्ट तो हम लोगों ने कर लिए थे, देख लीजिए सब कुछ क्लियर है क्या यहां तक, एक बार कंफर्म कर दीजिए।
आवाज वगैरह सब सही है? आवाज वगैरह अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें आप कमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम, वो है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो ये समझेंगे व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। दूसरा समझना है, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझना है, बैकग्राउंड क्या है इसका, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, देन इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका, इम्पैक्ट क्या पड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन का, कौन कौन सी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं इसको प्रमोट करने के लिए, इनिशिएटिव्स। अब इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म वगैरह आता है, लेकिन वो सब मेंस का टॉपिक है, मेंस में भी दिया हुआ है ये, लेकिन अभी यहाँ पे मेंस हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्री के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीजें देख लेते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ा एंड इनिशिएटिव्स देख करके प्रीलिम्स के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, उन सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो चलो समझते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। तो मैं बात कर रहा हूं इंडिपेंडेंस के समय में, है ना, एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के समय क्या सिचुएशन थी उसको समझते हैं। देखो ये है 1900 की बात कर रहा हूं मैं, है ना, 1900 से लेकर के ये है 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, एंड ये है 1967 68 यहाँ पे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया गया। ठीक है, यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया 1967-68 में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करोगे अगर, तो देखो यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर पूरी समय हमारी जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर वो कैसी थी, पूरी कॉलोनियल, है ना, कॉलोनियल रूल के कारण पूरी एग्रीकल्चर डिस्ट्रक्शन हो चुका था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, पूरा जो भी जमींदारी सिस्टम है, लैंड रेवेन्यू जो पॉलिसीज थी, उन्होंने पूरा एग्रीकल्चर को नॉन प्रॉफिटेबल बना दिया था ना। यहाँ की जो भी पॉलिसीज थी, रेवेन्यू पॉलिसीज जो थी पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, उसके कारण एग्रीकल्चर क्या हो गया था, एग्रीकल्चर बन गया था आपका नॉन प्रोडक्टिव, है ना। आजादी आते आते तक आप देखोगे तो नॉन प्रोडक्टिव था। ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव के साथ साथ यहाँ पे अगर ग्रोथ रेट की बात करोगे तो यहाँ ऑलमोस्ट निल ग्रोथ रेट थी, है ना, यहाँ पे कोई ग्रोथ रेट नहीं हो रही थी। ठीक है, पूरा स्टैटिक हो चुका था, है ना। यहाँ पे प्रोडक्शन होता नहीं था, प्रोडक्शन भी स्टैग्नेंट हो चुका था, कोई प्रोडक्टिविटी, कोई प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रहा था, है ना। ये सिचुएशन कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। तो यहाँ पे आप देखोगे ये सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अभी और भी कई सारी चीजें इन्होंने कर दी थी, कई चीजें यहाँ पे क्या हो गई थी, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये है 1937 में, है ना, 1937 में एक बर्मा को अलग कर दिया गया, है ना, बर्मा वॉज सेपरेटेड, बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था। और सोचो बर्मा क्या था उस समय यहाँ पे बर्मा में अच्छा खासा आपका पल्सेस हुआ करता था, है ना, यहाँ पे पल्सेस का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता था। तो आप देखोगे कि बर्मा का प्रोडक्शन होता था तो पल्सेस वगैरह हुआ करती थी, तो पल्सेस होता था तो कहीं ना कहीं आपका प्रोटीन वगैरह देश को मिल जाता था उसमें से। ठीक है, एक मतलब सोचो ऐसा है कि बहुत बड़ा देश था, तो कहीं पे जैसे मैं बोलूं जो बांग्लादेश वाला एरिया था वहां पे राइस अच्छा खासा हो जाता था, समझ रहे हो आप। तो ऐसे करके अलग अलग पोर्शन जो इंडिया के थे वो कुछ ना कुछ एरिया के लिए जाने जाते थे। तो उसमें अगर हम देखें तो बर्मा में अच्छा खासा पल्सेस होता था, लेकिन अब आपने क्या कर दिया, बर्मा का पार्टीशन कर दिया। जब बर्मा का पार्टीशन कर दोगे तो पल्सेस तो अब हमारे यहाँ होगा ही नहीं। ठीक है, ये हो रहा था एक बर्मा के पार्टीशन में। एंड देन यहाँ पे आप देखोगे 1939 में यहाँ पर हो जाता वर्ल्ड वॉर टू,
तो वर्ल्ड वॉर 2 1939 से चालू होता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 2 के समय में क्या होता है, यहाँ पर सरकार की एक पॉलिसी थी जहां पर जितना भी फूड था, फूड को डाइवर्ट कर दिया जाता था। यहां से जितना भी प्रोडक्शन होता था, फूड का डाइवर्जन कर दिया जाता था उन फोर्सेस के लिए जो लड़ाई कर रही थी, वो आर्म फोर्सेस के लिए सारा का सारा जो खाना था वहां पे चला जाता था। तो यहाँ पे फूड डाइवर्जन हो गया था, है ना। फूड डाइवर्जन के कारण यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर एक समय था 1943 में यहाँ पे आप देखते हो, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर इनकी जो पॉलिसीज थी ब्रिटिश की ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, तो यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ब्रिटिश की पॉलिसी ने यहाँ पे बंगाल का फेमाइन ला दिया। बंगाल का फेमाइन, ये इंडिया का सबसे बड़ा फेमाइन बोला जाता है इसको, इंडिया का बहुत बड़ा फेमाइन आया था। तो यहाँ पे बंगाल फेमाइन आ गया था जिसमें से मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हो गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे बंगाल फेमाइन ये क्यों हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने अपनाई जिसके कारण यहाँ पे बंगाल का फेमाइन देखने को मिलता है। 1947 में आप देखते हो तो यहाँ पे पार्टीशन कर दिया गया। पार्टीशन किसका कर दिया गया, एक देखो ये जो ईस्ट बंगाल बनाया गया, ईस्ट बंगाल ये दे दिया गया, है ना, पाकिस्तान को दे दिया गया ईस्ट पाकिस्तान, यही बन गया आपका ईस्ट पाकिस्तान। एंड देन यहाँ पे वेस्ट पंजाब ये दोनों दे दिए गए किसको, ये गिवन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो यहाँ पे आप देखोगे, अब ये वाला एरिया अगर मैं बात करूं, ईस्ट बंगाल में अच्छा खासा राइस हुआ करता था, राइस बाउल था ये, ठीक है, राइस बाउल था। तो मतलब क्या होता था, यहाँ पर अच्छा खासा राइस का प्रोडक्शन होता था, उसको भी दे दिया गया पाकिस्तान को। वेस्ट पंजाब में ब्रिटिश का डेवलप किया हुआ पूरे इंडिया का सबसे अच्छा इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पे था, वेस्टर्न पंजाब में था, ठीक है, वेस्टर्न पंजाब में था। ये भी किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को। और ये काहे के लिए जाना जाता था, ये व्हीट ग्रेनरी हुआ करता था उस समय, ठीक है, ये व्हीट ग्रेनरी हुआ करता था। तो देखो, एक तो यहाँ पे आप देखो पल्सेस का जो एरिया था वो दे दिया गया। ब्रिटिश की पॉलिसीज थी वो इतनी खतरनाक थी जिसके कारण आप देखो पूरा बंगाल में फेमाइन आ गया। देन पार्टीशन हुआ तो यहाँ पे देखो जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग रीजन्स है वो भी कहाँ पे चले गए, पाकिस्तान पे चले गए। अब इस सिचुएशन में आप देखते हो कि हमारी हालत बहुत खराब हो जाती है। एंड यहाँ पर एग्रीकल्चर की सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर पर जब देश आजाद होता है हमारा, तो एग्रीकल्चर पे 75% ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो डिपेंडेंट थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रोथ रेट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट नील थी, है ना। जब देश आपका आजाद होता है तो उस समय आप देखते हो कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ तो था ही नहीं, है ना। और हम हमारे फूड ग्रेन्स के लिए हमारे नो इंसेंटिव था, फार्मर्स को कोई इंसेंटिव ही नहीं था कि वो फूड का प्रोडक्शन करे। नो इंसेंटिव टू फार्मर्स को इंसेंटिव का कोई वो ही नहीं था। प्लस यहाँ पे देखो फूड प्रोडक्शन में जो कॉस्ट होगा ना, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है, ये जो फूड का प्रोडक्शन कॉस्ट है वही इतना ज्यादा हो जाता था कि हमको इंपोर्ट करना ज्यादा सस्ता लगता था। तो हम मोस्ट ऑफ द फूड को क्या कर लेते थे, इंपोर्ट कर लेते थे। इसलिए हमारा क्या होता था, इंपोर्ट डिपेंडेंसी हो गई थी, यहाँ पे इंपोर्ट डिपेंडेंसी हो गई थी, समझ गए, इंपोर्ट डिपेंडेंसी हो गई थी, ठीक है। और एग्रीकल्चर तो पूरा डिस्टॉर्ट ही हो चुका था जब देश आजाद हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हम जो केमिकल्स वगैरह यूज करते थे, केमिकल्स मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इनका यूसेज जो था, यूसेज तो बहुत कम था, वेरी लो था इस समय। इसलिए भी आप देखो हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, प्रोडक्टिविटी भी नहीं हो पाती थी। तो ये सिचुएशन हमारे यहाँ पे थी, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1900 से लेकर के 1947 तक में कुछ एक इवेंट हुए हैं। जैसे सबसे बड़े इवेंट यहाँ पे देखो आप 1937 में बर्मा का पार्टीशन होता है, वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन होती है जिसके कारण फेमाइन लाइक सिचुएशन आ गई। और ये फेमाइन नेचुरल नहीं था, ये मैन मेड फेमाइन था क्योंकि ब्रिटिश की पॉलिसीज ऐसी थी। देन उसके बाद 1943 में हम देखते हैं तो बंगाल में ये फेमाइन आती है। एंड देन उसके बाद 47 में पार्टीशन होता है जिसके कारण ऑलमोस्ट हमारा जो मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन है वो तो पार्टीशन के कारण पाकिस्तान को चला जाता है। देन जब हम आजाद होते हैं तो हमारे पास ये सारी सिचुएशन प्रिवेल थी, है, ये सारी सिचुएशन हमको देखने को मिल रही थी। तो हम ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पहला ही 5 ईयर प्लान जो लॉन्च होता है उसमें आप पढ़ते हो कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो किसको दी जाती है, वो एग्रीकल्चर को दी जाती है।
इसको समझेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी, याद रखेंगे जब देश आजाद होता है तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमको लगता है कि कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और वो फोकस करता है काय पर, फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब ये तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आप फोकस कर रहे हो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कराने के लिए, लेकिन अभी भी आपको बहुत, आपके पास इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी कि आप अपनी नीड्स को फुलफिल कर सको। इसलिए एक प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं PL480 प्रोग्राम ऑफ यूएस का एक प्रोग्राम था जो 1954 में इसने लॉन्च किया था। इसके तहत यूएस क्या करता था, यूएस एड करता था, हेल्प करता था किसकी, डेवलपिंग कंट्रीज की फॉर सिक्योरिंग फूड सिक्योरिटी, फॉर सिक्योरिंग फूड सिक्योरिटी आए, उनको जो बेसिक नीड है वो पूरी हो पाए, उसके लिए ये यहां पे पीएल का मतलब होता है पब्लिक लॉ, ठीक है, उसको तहत। तो हमने, इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था, इंडिया ऑल्सो ज्वाइंट दिस इन 1956, हमने भी इसको 1956 में ज्वाइन किया था, जिसके तहत यूएस क्या करता था, इंडिया को क्या सप्लाई करता था, वैसे बोलने को तो दो मतलब कई चीजें सप्लाई करता था, पर मेनली क्या देता था, वीट देता था, लेकिन और भी है जैसे राइस भी है, पर ये वेरी लो है ना, बहुत कम है, और भी अदर्स हैं लेकिन वो सब हमको मिलता नहीं था, हम मेनली वीट ही वहां से मंगवाते थे। अगर आपसे पूछ ले PL480 इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन्स, तो आप याद रखना वीट मार देना आप, ठीक है उसमें। तो ये यहाँ पे दिया जाता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये जो वीट यहाँ पे सप्लाई किया जाता था ना, ये जो वीट था, वीट, ये वहां पे वो पिग्स को खिला देते थे, ठीक है, वहां पे जो वो पिग्स को खिलाते थे वो उस क्वालिटी का था। इसका क्वालिटी कैसा था, क्वालिटी वॉज वेरी पुअर, है ना, इसकी क्वालिटी जो थी बहुत पुअर थी, है ना, फैट टू पिग्स, है ना, ये पिग्स के लिए ही ठीक ठाक था। इवन कई बार तो बोलते हैं कि पिग्स भी इसको नहीं खाते थे, वो वाला वीट यहाँ पे भेजा जाता था इंडिया में, और वो हम लोग कंज्यूम करते थे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये इस क्वालिटी का, इनफैक्ट इंडिया ने कई बार उसको बोला भी कि आप इसमें क्वालिटी का कुछ ध्यान दीजिए, लेकिन वो कुछ नहीं ध्यान देते थे। इवन हमने रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा राइस भी बढ़ा दिया जाए, बट राइस को भी नहीं बढ़ाते थे, वो वीट को ही देते थे, ठीक है। तो PL480 प्रोग्राम था यूएस का, उसके तहत हम लोगों ने ये किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमने फोकस किया, और हम अपने देश में भी इसको डेवलप कर रहे थे, और वहीं पर अभी भी सिर्फ यहाँ पे नहीं, इसके अलावा हम कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इन सब जगह से हम क्या करते थे, फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करते थे, क्योंकि क्या होता था इस समय फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करना सस्ता पड़ जाता था एज कंपेयर टू हम अपने देश में प्रोडक्शन पे ध्यान दे बहुत ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि उसके लिए इंसेंटिव देना पड़ेगा, फार्मर्स को सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाएगा, उतना पैसा एट स्टार्टिंग में हमारे पास था भी नहीं। तो कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ से फूड ग्रेन्स हम इंपोर्ट करते थे, है ना, और यूएस से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते थे इस प्रोग्राम के तहत, ठीक। तो ये होता था इस प्रोग्राम के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 1954 इसमें 1954 का ये प्रोग्राम है, और 1956 में हम इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और जिसके तहत हमको ये PL480 के तहत हमको क्या दिया जाता था, फूड ग्रेन्स भेजा जाता था, ठीक है। यहाँ तक कुछ पूछना है? गुड इवनिंग ललित।
ठीक है। चलो, तो ये टाइमलाइन आपको बताता हूं मैं, चल कहाँ रहा है, हम कहाँ पहुंच रहे हैं। हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं, मैंने आपको बताया था ये है आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और इसमें काहे पे फोकस किया गया था, फोकस ऑन एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था। देन यहाँ पे आप देखेंगे 1956 में हमने ज्वाइन किया था PL 480, काहे के लिए, वीट के लिए, वीट एंड राइस के लिए, ठीक है। वीट बहुत ज्यादा इसमें से होता था, राइस कम होता था, ठीक है। ये हम इंपोर्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। एंड आप देखेंगे अगले साल ही यहाँ पे आप देखेंगे 1957 में हमने प्रोग्राम लॉन्च तो किया था। देन यहाँ पे आप देखोगे मॉनसून का फेल होता है, मॉनसून फेलियर हुआ, एंड अगेंस्ट यहाँ पे एग्रीकल्चर हिट हो गया, एग्रीकल्चर हिट मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्टिविटी अगेन कम हो गई, क्रॉप फेलियर के सिचुएशंस देखने लगे, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे फाओ की एक रिपोर्ट आती है, फाओ की एक रिपोर्ट आती है 1961 में, और इसी समय आप देखोगे 1965 के आसपास यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, इन सब ने क्या बात किया, इन सब ने कुछ बातें की, वो क्या थी ये समझ लो। इन्होंने ये बोला, प्रेडिक्ट किया कि बाई 1975 है ना, या फिर बाई 1970s इंडिया इज अप्रोचिंग टू पॉइंट ऑफ क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, पॉइंट ऑफ क्राइसिस ऑफ मालथूस, मालथूस की थ्योरी पढ़ी थी ना, उसमें जो पॉइंट ऑफ क्राइसिस बताया था मैंने, तो इन्होंने ये बताया था कि इस दौरान ना पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है ना। आजादी के बाद आपको पता है पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही थी, तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और यहाँ पे बताया गया, ये रिपोर्ट्स भी आई फाओ की और बहुत सारे अमेरिकन जो स्टडी हुई है उनमें भी ये बताया गया कि इंडिया कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ क्राइसिस पे बढ़ रहा है। ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जो थे इन्होंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि 1975 के आसपास आप पॉइंट ऑफ क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हो, मतलब यहाँ पे आपको फूड क्राइसिस जैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, है ना। तो ये और कंसर्न हो गया हमारे लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा कंसर्न वाली बात हो गई, क्योंकि फूड क्राइसिस होना मतलब आपको बताया था क्योस हो जाएगी सोसाइटी में, उलट पलट हो जाएगा, पूरा सोसाइटी डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आने लगी और वो ऐसा प्रेडिक्ट करने लगी, ठीक है। एंड आपको पता है यहाँ पे 1965 के आसपास यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इंडो पाक वॉर हुआ, ठीक है। इंडो पाक वॉर में अगेन यूएस यहाँ पर यूएस हमको प्रेशराइज करने लगा, काहे के लिए, फॉर सीज फायर के लिए भी प्रेशराइज करने लगा हमको, है ना। बैकफुट पे आने की बात करने लगा, नहीं ये बोला कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो यूएस विल स्टॉप PL 480 से जो आपको मदद मिल रही है हम उसको स्टॉप कर देंगे, ऐसी धमकियां मिलने लगी, और इंडिया को कहीं ना कहीं इसमें बैकफुट पे जाना पड़ा, ठीक है। तो 1965 के आसपास ही हो गया। और एक इवेंट इसी समय ये भी हो रहा था, इसी समय आप देखोगे इंडिया सपोर्ट कर रहा था, इंडिया सपोर्टेड वियतनाम ड्यूरिंग वियतनाम वॉर के समय में भी इंडिया यूएस के अगेंस्ट जाकर के वियतनाम का सपोर्ट करता है, वो भी कहीं ना कहीं यूएस को अनॉय करता है, और बार बार समय समय पे धमकी देता रहता था कि हम PL 480 से आपको वो कर देंगे, आप भूखे मर जाओगे, ऐसा वैसा। तो यहाँ पे ये सारे इवेंट चल रहे थे, तो इंडिया को समझ में आने लगा कि यार आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे आप देखते हैं, यहाँ पे उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी के उस समय PM थे, तो यहाँ पे आप देखेंगे शास्त्री जी इस समय PM थे, और वहां पे इनके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे
वो थे सी सुब्रमण्यम। तो उनसे वो कंसल्ट करते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्या क्या किया जाना चाहिए इसमें। तो उस समय ये जो सुब्रमण्यम जी है, ये उस समय स्वामीनाथन जी से भी मिलते हैं और इन्होंने कुछ प्रपोजल बताया, मतलब प्रपोजल बताया कि इंडिया के एग्रीकल्चर को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे 2 पॉइंट एजेंडा बोलते हैं ये फॉर फूड सिक्योरिटी के लिए, फूड प्रोडक्शन एंड सिक्योरिटी। इसके लिए वो बताते हैं कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बोलते हैं कि आप यहां पे डोमेस्टिक इंसेंटिव दो, डोमेस्टिक इंसेंटिव्स देना चाहिए टू फार्मर्स। फार्मर्स को ही, हमारे इंडिया में ही आप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो अगर, तो सबसे पहले फार्मर्स को इंसेंटिव्स दो। दूसरा, यूज करो, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करो। और क्या करना चाहिए आपको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने प्रपोज करते हैं और इस पे काम करना चालू करते हैं, किसके साथ मिलकर के, एमएस स्वामीनाथन जी के साथ मिलकर के। ठीक है, तो यहां पे होता ये है, उसी समय हम बात कर रहे हैं, अब हम पहुंच गए हैं 1967। अभी एक और इवेंट समझ लेते हैं 1966 में। देखो ऐसा बोला जाता है, अभी कहीं लिखा तो नहीं है, ऐसा बोला जाता था कि ये है इंडिया, है ना, कहीं मिलेगा नहीं, मैंने भी बस सुना है ये बातें, है ना, और ये है आपका यूएस। ठीक है, ये है यूएस। अब देखो यहां पे ऐसा, इस समय 1966 में इंदिरा गांधी की विजिट होती है, इंदिरा गांधी जी की विजिट होती है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी की विजिट होती है यहां पे यूएस में, और इस समय ये डिमांड करती हैं, डिमांडेड फॉर व्हीट एंड राइस, और उसमें भी इन्होंने क्वालिटी पे प्रिफर किया, बोला कि अच्छी क्वालिटी की चीजें आप प्लीज भेजिए, हमारे यहाँ फूड की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इस समय क्या होता है, यहाँ पे जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे जो इनके प्रेसिडेंट होते हैं, अब कहीं पे लिखा तो नहीं है ये, पर ये बोलते हैं कि इंदिरा गांधी जब ये सब बातें कर रही थी कि क्वालिटी वाइज चाहिए उनको, अच्छा चाहिए, ज्यादा चाहिए, है ना, तो उस समय प्रेसिडेंट बोलते हैं वहां पे, बेगर्स एंड बोरोवर्स हैव नो चॉइस। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि बेगर्स एंड बोरोवर्स हैव नो चॉइस। तो ये चीजें काफी बुरा लगी उनको। और उसके बाद इंदिरा गांधी वहां से यूएस से आने के बाद जाती है मैक्सिको में। उस समय मैक्सिको में होते हैं नॉर्मन बोरलॉग, है ना, और ये इन्होंने उस समय यहाँ पे काम कर रहे थे। हैं वो नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे ये व्यक्ति, ये है तो यूएस के, लेकिन ये उस समय वर्क कर रहे थे वहां पे, वर्क इन मैक्सिको, है ना। इन्होंने हाई यील्ड वैरायटी सीड बनाई थी। ठीक है, इन्होंने हाई यील्ड वैरायटी सीड बनाई थी, और ये काफी ड्वार्फ सीड था, ये ड्वार्फ वैरायटी थी। अब ये ड्वार्फ वैरायटी वाला कंसेप्ट क्या है समझो, जैसे मैं आपसे बोलूं ये मान लो एक क्रॉप है ना, ये क्रॉप है, बहुत लंबा क्रॉप है इसमें। अब ये सोचो बहुत सारा इसको, अब देखो मान लो अब ये जितना ज्यादा क्रॉप होगा तो उसके बाद ये बेंड भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब सोचो ये बेंड भी हो रहा है, ये टॉल भी बहुत ज्यादा है, तो इसको न्यूट्रिएंट्स भी काफी ज्यादा लगेंगे, केमिकल्स भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये सब ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये सब काफी उसमें ज्यादा वो न्यूट्रिएंट अपटेक होगा। तो जो ये थे नॉर्मन बोरलॉग ने, इन्होंने एक ऐसी वैरायटी बनाई थी, है ना, ये कैसी थी, हाइब्रिड वैरायटी थी। हाइब्रिड वैरायटी का मतलब क्या होता है, एक क्रॉप ए है और ये क्रॉप बी है। अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं कर रहे इसको, है ना, याद रखना, हाइब्रिड वैरायटी। इसकी और इसकी क्या करें, ब्रीडिंग कराए और एक क्रॉप सी मिला, जिसमें क्या हो रहा है आपका, इसके भी कुछ ट्रेड्स इसमें आए हैं,
और उन ट्रेड्स को फाइनली सेलेक्ट करके एक वेराइटी बनाई गई। तो याद रख लेना, हाई यील्ड वेराइटी यहाँ पे बनाया जा रहा है, हाइब्रिड वेराइटी थी। तो इसको तैयार करते हैं। ये कैसा था, ये ज्यादा बड़ा नहीं होता था, ये छोटा सा होगा, छोटे से होंगे। प्लस इसमें देखो, अब इसमें पत्तियां भी होंगी, समझ रहे हो, इसमें ग्रेन्स कम होंगे, पत्तियां वगैरह ज्यादा होंगी। इसमें ऐसी वैरायटी थी कि तो छोटी होगी और पत्तियां वगैरह ज्यादा होंगी नहीं, उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे नहीं ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा ग्रेन्स होंगे। तो ग्रेन्स भी ज्यादा हो गया, अब न्यूट्रिएंट भी कम लगेगा इस केस में, न्यूट्रिएंट भी कम लगेगा, केमिकल्स भी कम लगेंगे, सब कम लगेगा। और देखोगे आप ओवरऑल इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा कि नहीं, और प्रोडक्शन जो था वो काफी बढ़ गया है ना, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी भी काफी देखने को मिलती थी इस वैरायटी की। ठीक, तो ये देखते हो आप कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी इस वैरायटी की बनती है। अब इस वैरायटी को नॉर्मन बोरलॉग उस समय मैक्सिको में इसका पूरे एरिया में इन्होंने वो इंप्लीमेंट करा था, और ये वाइडली सक्सेसफुल रहा इन मैक्सिको। एंड फिर यहीं से इन्होंने बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी हेल्प किया, हेल्प्ड अदर डेवलपिंग कंट्रीज। तो फिर जब इंदिरा गांधी जी उनको भी लगा कि हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए, देन उन्होंने क्या किया था, एक इनको भेजा था एम एस स्वामीनाथन जी को। तो एम एस स्वामीनाथन जी ये मीट करते हैं, मेट विथ नॉर्मन बोरलॉग, है ना, ये मीट करते हैं। और फिर उसके बाद नॉर्मन बोरलॉग से मीट करने के बाद जो भी बातें होती है उसमें उनको समझाते हैं, और फिर उसके बाद वो वहां से तैयारी करके आते हैं और यहाँ पे इंडिया में 1967-68 में इसको इंप्लीमेंट करते हैं, और वहां से लॉन्च हो जाता है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ये आए नॉर्मन बोरलॉग, ये है आपके एम एस स्वामीनाथन। अर्लियर भी देखो, अर्लियर ही रिसर्च्ड इन राइस की भी इन्होंने कई किस्में बनाई थी, लेकिन लेटर में इनको ज्यादा प्रभाव किया ये इनका जो व्हीट का था, है ना। लेटर वॉज इम्प्रेस्ड बाय वर्क ऑफ नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग के काम से काफी इंप्रेस हो जाते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे ये जो नॉर्मन बोरलॉग के काम से काफी इंप्रेस होते हैं, तो ये मीट करते हैं, मेट नॉर्मन बोरलॉग, है ना, और उसके बाद इंप्लीमेंटेड ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया में इसको ग्रीन रेवोल्यूशन को इसको इंप्लीमेंट करते हैं। वहीं पे अगर ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें, जो नॉर्मन बोरलॉग है ना, इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में, इन वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। वहीं पे एम एस स्वामीनाथन जी को बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को इंप्लीमेंट करने का श्रेय किसको जाता है, एम एस स्वामीनाथन जी को जानता है। अब यहां पे आप देखोगे नॉर्मन बोरलॉग ने हेल्प किया था डेवलपिंग कंट्रीज। उस समय जो डेवलपिंग कंट्रीज फूड सिक्योरिटी से जूझ रही थी, फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रही थी, उन डेवलपिंग कंट्रीज को इन्होंने क्या किया था, हेल्प किया था। तो यहां पे आप देखोगे इन्होंने हेल्प किया था, इसीलिए आप देखेंगे कि यहां पर डेवलपिंग कंट्रीज अटेन्ड फूड सिक्योरिटी। समझ गए? तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज फूड सिक्योरिटी अटेन करने में सफल रही, है ना। यहां पे आप देखोगे फॉट हंगर लाइक सिचुएशन से लड़ी ये सारी कंट्रीज, इनकी टेक्नोलॉजी के दम पर, इनके इनिशिएटिव के और इनके काम के दम पर डेवलपिंग कंट्रीज आप देखो यहां पे फूड सिक्योरिटी और हंगर जैसी सिचुएशन से लड़ने में सक्षम रही। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे, इसलिए आप देखते हैं इनको 1970 में नोबेल पीस प्राइज मिलता है। ठीक है, 1970 में इनको
पीस प्राइज दिया जाता है किसको? नॉर्मन बोरलॉग। है कहाँ के ये अमेरिकन थे, ठीक है। वर्क कहाँ पे किए हैं? बहुत सारा काम वर्क इन मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको में काम किया। वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला जो वैरायटी वाला वो बोला था ना, तो डॉर्फ सीड जो थी, ठीक है, तो अमेरिकन थे, मैक्सिको में रहे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। और ये हेल्प किया है डेवलपिंग कंट्रीज को ताकि फूड सिक्योरिटी अटेन किया जा सके। और MS स्वामीनाथन जी के साथ कोऑर्डिनेट करा इन्होंने और समझाया इनको कि कैसे आप इसको अपने इंडिया में वो कर सकते हो। फिर उसके बाद आप देखेंगे MS स्वामीनाथन जी इंडिया में लॉन्च करते हैं और 1967-68 में इसको लॉन्च किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये है 1967-68, ये है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड। एंड आप देखेंगे 1971 में वी स्टॉप्ड PL480 इंपोर्ट। ये जो हम इंपोर्ट करते थे ना, ये हम लोगों ने स्टॉप कर दिया इसी समय में। एंड यहाँ पे प्रोडक्शन आप देखेंगे, प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, काफी बढ़ गई प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी काफी इंक्रीज हो गई। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 1967, तो देखो क्वेश्चन कहां से बन रहा है आपका? MS स्वामीनाथन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा नॉर्मन बोरलॉग के ऊपर बनेगा। उनको कब वो पीस प्राइज मिला वो याद रखना है आपको। इंडिया में कब लॉन्च किया गया? किसके समय में लॉन्च किया गया? इंदिरा गांधी के समय में लॉन्च किया गया। लेकिन इसका काम पहले ही शास्त्री जी के समय में हो गया था। इनफैक्ट शास्त्री जी के समय में आपने ये कहावत सुनी होगी कि ये वॉर हो रहा था और इतनी कंडीशन खराब हो गई थी कि 1965 में उन्होंने बोला था कि हफ्ते में एक दिन सबको फास्ट रहना चाहिए, है ना। तो वो इस सिचुएशन आ गई थी कि बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। इसीलिए जैसे इंदिरा गांधी PM बनती हैं, वो सबसे पहले विजिट करती हैं और वो डिमांड करती हैं कि ये थोड़ा सा प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत कम है, इसलिए आप और भी ज्यादा फूड ग्रेन्स का यहाँ पे इंडिया में भेजिए। तो फिर बाद में वही चीजें जो मैंने आपको बताई, बेगर्स एंड बोरोवर्स हैव नो चॉइस, ऑल्दो कहीं मिलता नहीं है लिखा हुआ, लेकिन मैंने सुना है कि ये वाली बातें हुई थी, जिसके कारण फिर बाद में मैक्सिको की हेल्प से हम यहाँ पे अपने यहाँ, हाँ याद रख लेना कि इसमें क्या यूएस हमारी हेल्प नहीं किया था। यूएस के कई सारे फाउंडेशन है, जैसे रॉकफेलर फाउंडेशन, वो भी हमारी हेल्प करता है ग्रीन रेवोल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। इतना याद रख लेना, ठीक है। एक और ऑर्गेनाइजेशन है, आगे नाम आपको मिल जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन था, NGO था, वो हमारी हेल्प करता है ताकि हम इंडिया में लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर सके। तो ये आप देखो कि ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था, लेकिन स्टार्ट कहाँ पे किया गया था अगर आपसे पूछ लेगा तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहां पे देखो ये है पंजाब, ये है हरियाणा और ये है वेस्टर्न यूपी। तो इनिशियली यहां पे लॉन्च किया गया था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, इस वाले एरिया में इसको लॉन्च किया गया था। यहीं पर क्यों किया गया था उसके पीछे कारण है। यहां पे लैंड होल्डिंग काफी ज्यादा थी, लैंड होल्डिंग काफी ज्यादा थी। यहां पे इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी थी, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी थी, है ना। यहाँ के फार्मर्स जो थे, फार्मर्स काफी यहाँ पे प्रॉस्परस थे और यहाँ पे रिस्क टेकिंग एटीट्यूड था इनका, ठीक है। अदर एरियाज में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे, अगर कुछ होता तो फिर बहुत और गड़बड़ हो जाती, है ना, फार्मर सुसाइड और बढ़ जाते। लेकिन यहाँ पे प्रॉस्परस थे फार्मर, ज्यादा दिक्कत नहीं थी, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड था और यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली थे, वो टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली थे। और ब्रिटिश के समय में आपको पता है ये वेस्टर्न यूपी में तो ऑलरेडी इरिगेशन वगैरह अच्छा खासा डेवलप कर दिया था, तो पहले से वो फर्टिलाइजर और ये सब अच्छा खासा यूज करके जानते थे वो, तो इस कारण से यहाँ पे लॉन्च करा जाता है। तो अब देखेंगे आप इस यहाँ पे जब लॉन्च किया जाता है तो अच्छा खासा इसका रिजल्ट मिला। जब रिजल्ट मिला तो बाकी के जो एरियाज है उनको भी अच्छा लगा, फिर लेटर समय में उस एरियाज में भी इंप्लीमेंट किया जाता है। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। चलो यहां पे कुछ पूछना है यहां तक?
तो ये था पूरा कहानी लॉन्च करने के लिए। अब समझेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन में एक्चुअली में क्या किया गया है जो इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया। अभी तक तो पूरा बैकड्रॉप बता दिया मैंने आपको, बैकग्राउंड पूरा बता दिया, समझा दिया कैसे काम कर रहा है। कुछ पूछना है यहाँ तक, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये सारी कहानी मैंने आपको समझा दी। तो यहाँ पे मैंने आपको ये वाला पूरा सिस्टम समझा दिया, बैकग्राउंड क्या था इसका। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा बैकग्राउंड से, तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। चले देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। चलो, ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा चालू किया गया था। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? तो पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है? तो याद रखेंगे नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। ठीक है, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है 1970 के लिए, ये बात याद रख लेना, 1970 में मिला है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने वीट की वैरायटी बनाई थी जिसको मिरेकल सीड बोलते थे। मिरेकल तो था ही वो, क्योंकि उसने पूरी एक देश को, सोचो आप, कहां से कहां बदल दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखोगे ड्वार्फ वैरायटी थी, वीट की थी। ड्वार्फ है, समझ गए ना, बौना, ड्वार्फ मतलब पौना, तो वहां से वो उन्होंने बनाई थी। ठीक है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद MS स्वामीनाथन जी को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इंपैक्ट क्या हुआ जब इसका, मैंने आपको बता दिया, इसके कारण व्हीट एंड राइस का जो प्रोडक्शन था वो काफी बढ़ गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। एक चीज और समझेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो आप, ये था देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले का समय, ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले का समय। ठीक है, यहां पे आप देखो इंडिया क्या था? इंडिया एक बैगिंग बाउल था, है ना, भीख मांगने वाला कटोरा बोलते हैं जिसको, है ना, एक बैगिंग बाउल था वो। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद यहां पे देखोगे आप, तो यहां पे सेल्फ सफिशिएंट हो गया, है ना, नेट फूड ग्रेन एक्सपोर्टर बन गया। आज देखो ना आप, फूड ग्रेन अब हम एक्सपोर्ट करने लगे, तो नेट फूड ग्रेन एक्सपोर्टर हो गया ये, हम फूड ग्रेन के एक्सपोर्टर बन गए। यहां पर हम क्या थे? यहां पे फूड ग्रेन के क्या थे? इंपोर्टर थे, फूड ग्रेन के इंपोर्टर थे, समझ रहे हो। एंड आज देखो नेट फूड ग्रेन एक्सपोर्टर बन गए। और तो और यहां पे आप देखो कि यहां पर इस समय क्या थी हमारे पास? फूड इनसिक्योरिटी थी, है ना। यहां पे आप देखोगे यहां पे क्या था? फूड सिक्योरिटी पे अब हम आ चुके हैं, अब हम फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। यहां पे नेट सिर्फ हम क्या थे? एक बैगिंग बाउल की तरह थे, हम सिर्फ एक कटोरा लेकर के मांगते थे। आज हम एक एक्सपोर्टिंग बाउल बन चुके हैं, है ना, हमारे बाउल से अब एक्सपोर्ट होने लगा है। ठीक है, तो ये फूड सिक्योरिटी इसको बोलते हैं। बताओ यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे क्या हो गया? एक्सपोर्ट बाउल हो गया, एक्सपोर्ट बाउल। यहां पे क्या थे? पैगिंग बाउल, पैगिंग बाउल। ठीक है, बताइए कुछ पूछना है? चलो, तो ये सिचुएशन पे ला करके अब हम इंडिया में खड़े हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है, दिस इंक्रीज इज सोनली एट्रीब्यूटेबल टू मिड 20th सेंचुरी। कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था? एक नोवल मतलब एकदम नया होता है, हाई यील्ड वैरायटी मतलब अच्छी यील्ड देने वाली वैरायटी सीड। कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था? डेवलपिंग कंट्रीज में, जिसमें सबसे अच्छा रिजल्ट इनिशियली कहां पे देखने को मिला था? सक्सेस हुआ था मैक्सिको में, और उसके बाद इसको बाकी के अदर पार्ट्स में भी इंप्लीमेंट किया गया। मैक्सिको में बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ था, इसी का ही रिजल्ट देख करके इंडिया में भी इसको लॉन्च किया गया था। तो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में भी ये अच्छा खासा रिजल्ट देता है। ठीक है, ठीक है, अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक तरीके का, अभी देखेंगे क्या, चलो उसको बाद में देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, एलिमेंट्स बाद में आएंगे।
पहले थोड़ा सा ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। चलो ये कुछ चीजें देखते हैं फिर उसके बाद समझते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। हाँ ये एक डेट है, इस डेट को याद रख लेना आप। इसको बोलते हैं 25 मार्च को बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन डे मनाया जाता है। तो देखो इतने सारे 4-5 क्वेश्चन बन गए यहां से प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन यहां से प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बन गए हैं। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो यहाँ पे, फिर वापस आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है और उसमें क्या क्या किया गया था, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर देख लो। पहला क्वेश्चन, बता दो इसका आंसर। चलो फर्स्ट का सी है, ये देख लो। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड का आंसर क्वेश्चन देख लो। सेकेंड का बी, थर्ड का बताओ, थर्ड का क्या लिखोगे? चलो बताओ क्या लिखोगे इसको, थर्ड में क्या मारोगे आंसर? थर्ड में क्या लिखोगे? फर्स्ट फेस ऑफ ग्रीन कहता मिड, मिड बोल रहा है, मिड किसमें से किसमें से, मिड किसको किससे बोलोगे आप? थर्ड में मिड, मिड 1940 से 50, मिड 1970 से 80, थर्ड का सी, ठीक है, थर्ड का सी हो जाएगा, ठीक है। चलो एवरग्रीन अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब ग्रीन रेवोल्यूशन में हम क्या करते हैं ये समझना है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन एक तरीके की क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन ये क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन ये एक तरीके का टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है ना। ये एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हुआ है काहे में? एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर में पर्टिकुलरली फूड ग्रेन्स में, ताकि इसका प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, या फिर यील्ड को बढ़ाया जा सके। तो प्रोडक्शन एंड यील्ड को बढ़ाने के लिए
जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कर रहे हैं वही क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन है। इसके अगर हम बात करें इसकी ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है ना, इन्वॉल्व्स क्या है, क्या यूज करता है। सबसे पहले ये इन्वॉल्व करता है कि हाई यील्ड वेराइटी सीड्स होनी चाहिए। समझ में क्या, ये अच्छी हाई यील्ड वाली वेराइटी सीड्स होनी चाहिए। ये क्या होती है, एक तरीके की हाइब्रिड सीड्स होती हैं। उन हाइब्रिड सीड्स को डेवलप करके यील्ड बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ये हाई यील्ड वेराइटी सीड्स होता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें, इन सीड्स को चाहिए फर्टिलाइजर्स, इसमें चाहिए केमिकल्स, है ना, इसमें चाहिए पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो ये जो हाई यील्ड, जब आप इसको ऐड करोगे इन सीड में, तब आपका ये हाइब्रिड सीड से आपकी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक, तो हमने क्या किया, हाई यील्ड वैरायटी सीड लिया, उसमें फर्टिलाइजर, केमिकल्स, पेस्टिसाइड इनका यूज करा। जब इनका यूज करा तो क्या हो जाएगा, आपका ये हाइब्रिड जो सीड्स थी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगी, है ना, ये इनके लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है और उसके कारण प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उसके साथ यहां पे एक चीज और जो है वो है आपका इरिगेशन। इरिगेशन अभी क्या हो रहा था, अभी तक हम ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के पहले सिर्फ मॉनसून सीजन में क्रॉप लेते थे, बाकी का सीजन अगर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो आप नहीं ले सकते थे क्रॉप। तो इस केस ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद इरिगेशन नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप कराए गए, जिसके कारण हम ऑफ सीजन मतलब रबी सीजन में भी हम क्रॉप ले सकते हैं, ना कि सिर्फ खरीफ सीजन में, मतलब मॉनसून के अलावा भी हम क्रॉप को ले सकें। यह है आपका इसका पर्पस। तो इरिगेशन का है हम जो 2 क्रॉप सीजन ले सकते हैं, है ना, 2 क्रॉपिंग की तरफ हम बढ़ सके, इसके लिए क्या था, आपका इरिगेशन था। इसके अलावा यहाँ पे यूज ऑफ मैकेनाइजेशन, मशीन्स वगैरह का प्रपोजल, मशीन वगैरह प्रमोट किया गया, है ना, जैसे बोले यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, इनको लेकर के हमने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया। तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कैसे, क्योंकि देखो यहां पे हमने क्रॉस ब्रीडिंग की, क्रॉस ब्रीडिंग करी, है ना, हमने डेवलप्ड किया क्या, बेस्ट वैरायटी को डेवलप किया, है ना। और उसके बाद आप देखते हैं बेस्ट वैरायटी को डेवलप करने के बाद इसको हम केमिकल फर्टिलाइजर और इरिगेशन की मदद से प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। लार्ज स्केल में काम करोगे तो ट्रैक्टर वगैरह का भी यूज कर लोगे, मतलब फार्म मैकेनाइजेशन की तरफ भी बढ़ते हैं। तो यही हो जाता है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। तो अब इसको देखते हैं, समझते हैं क्या है। चलिए इसको समझते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन एक तरीके का क्या है, ये एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन था, जिसमें क्या किया गया था, टेक्नोलॉजी का, है ना, टेक्नोलॉजी का यूज करके, मतलब कुल मिला के टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर प्रोग्राम था, जिसके कारण ग्रेन के प्रोडक्शन में या फिर एग्रीकल्चर का जो भी प्रोडक्शन है उसमें काफी अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिली। ठीक है, हाँ, जनरली कब देखने को मिलता है ये, तो 19 अलग अलग फेज में अलग अलग कंट्रीज में देखने को मिलता है। हमारे यहाँ जो पहला पीरियड था वो मिड 1960 से 70 का पीरियड था। कई बार 1980s में बहुत सारी कंट्रीज में ये चला है। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है इसके, एलिमेंट्स दैट मेक अप ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो देखो मैंने बताया ना, टू क्रॉप सीजन या फिर डबल क्रॉपिंग एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। दूसरा एक एरिया था, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लॉन्च किया गया था, उसमें एरिया जो था ना, जितने में हम एग्रीकल्चर करते हैं उसको एक्सपांड करना। तो यहाँ पे एरिया एक्सपांसन एक सबसे पहला था, एक्सपांसन ऑफ एरिया एक एलिमेंट था अंडर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर जो भी एरिया था उसमें से थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा हो गया डबल क्रॉपिंग करने के लिए। तीसरा होता है इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए गए। और ये जो डैम्स बनाए गए थे तो इनको बोलते हैं टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना, इनको बोला गया था नेहरू जी के द्वारा टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। शुरू में ही ये बनाए गए थे, लेकिन बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन के समय में और ज्यादा इसको एक्सपांड कर दिया गया था। तो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको बोला जाता है, वो याद रखना, डैम को बोलते हैं, है ना। इनको कंस्ट्रक्ट किया गया था, बेसिक इरिगेशन मेथड्स वगैरह बढ़ाए गए, है ना, ताकि क्या होगा, बहुत सारे जो इरिगेशन नेटवर्क है उनको एक्सपांड करा जाए, इरिगेशन प्रोजेक्ट बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, देन उसके बाद हाई यील्ड वैरायटी सीड्स,
है ना, उसको उसका रिसर्च करके उनको तैयार करना ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के सीड्स को या फिर सुपीरियर जेनेटिक्स वाले सीड को हम डेवलप कर सके। ठीक है, देन उसके बाद वही जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो व्हीट पे भी था, राइस पे भी था, देन मिलेट्स पे भी था, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, उसके अलावा मेज पे भी था। लेकिन हाउएवर जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया था वो किस पे दिया गया था, व्हीट पे दिया गया था, तो याद रख लेना। ठीक, हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन के कंपोनेंट्स वही, सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, एक्सटेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज, फार्मिंग एरियाज को बढ़ाना सबसे पहला कंपोनेंट हो गया था इसका। फार्मलैंड एक्सपांशन जिसको बोला था, है ना, ये अब लोग इसलिए भी इसको एक्सपांड किए फार्मलैंड को। आज देखो ना कितने एरिया में हमारे यहाँ खेती होती है, तो ये इसलिए भी हुआ क्योंकि जब लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा, इसलिए आप इसी समय एमएसपी चालू किया गया था। याद करो एमएसपी हम लोगों ने पढ़ा था। फार्मर्स को डर था ना, क्योंकि एग्रीकल्चर उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, तो एमएसपी कब चालू किया गया था, अभी कल आपको मैंने बताया था, है ना, हम अभी पढ़े हैं पिछले लेक्चर में। इसी समय क्यों, देखो सारा इंसेंटिव फूड सिक्योरिटी के लिए सब कुछ इसी समय किया गया था, है ना, 1966-67 इसी समय किया जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो, देन उसके बाद डबलिंग द डबल क्रॉपिंग, मतलब एक सीजन के अलावा दूसरे सीजन में भी क्रॉप लिया जा सके। अभी तक सिर्फ खरीफ में लिया जाता था, अब रबी में भी लिया जा सके, ये इसका काम था। ठीक है, और अच्छी क्वालिटी के सीड्स का यूज करना बता ही दिया मैंने आपको। हाँ, अच्छी क्वालिटी सीड्स को वो करना, डेवलप करना, ये तो था ही, लेकिन इसके लिए किसको काम सौंपा गया, आईसीएआर। आईसीएआर इस पे रिसर्च करती है, आज भी रिसर्च कर रही है ये आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये डेवलप करती है वैरायटी, अच्छे खासे वैरायटी करती है, रिसर्च करती है, रिसर्च करने के बाद अच्छी खासी वैरायटी को डेवलप करती है। अलग से ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, कल हम इसके बारे में देखेंगे बाद में, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है हमारे पास उतना, इसके बारे में कल हम इसको समझेंगे। ठीक है, अभी कंपोनेंट्स कर लें पहले, फिर उसके बाद उसको समझेंगे। ठीक है, ये था। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था, उसके बाद एक्सपांशन वगैरह करा जाता। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो वही सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स ये तो बता दिए कब मनाया जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन, तो 25 मार्च को मनाया जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन डे। दो ऑब्जेक्टिव है इसके सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, तो सबसे पहले फूड सिक्योरिटी या फिर जो हंगर और फेमाइन की सिचुएशन है उसको खत्म कर देना। इस सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत ये आपका ऑब्जेक्टिव रखा गया था। ठीक है, ठीक है, ओवरऑल इंडिया के फेमाइन या फिर हंगर की इशू को एड्रेस करने का ये था। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, है ना, इसको एज अ इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करना एग्रीकल्चर सेक्टर को, फिर जो एग्रीकल्चर का है मॉडर्नाइजेशन करना, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाना, ये सब आप समझ सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद जॉब क्रिएट करना, एम्प्लॉय करना, ताकि इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और इसको लिंक करना इंडस्ट्रियल सेक्टर से, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह अच्छा खासा प्रमोट हो सके। उसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च हो, जिसके लिए आईसीएआर एक बॉडी है ना, वो आप देखेंगे उसके बारे में, साइंटिफिक रिसर्च हो। और एग्रीकल्चरल जो पूरा एक वर्ल्ड है उसका जो भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और उसकी एक टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्रीज में फैले, ये सब उसका ऑब्जेक्टिव है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर और ये सब चीजें। ठीक है, बाय एस्टैब्लिशिंग सेवरल फर्म्स इन इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रीजन एंड ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ग्रीन रेवोल्यूशन का ये भी ऑब्जेक्टिव था कि एक कंट्री, जैसे वही एग्जांपल हो गया, मैक्सिको में सब कुछ आई, सारा सक्सेस यहाँ पे हुआ, इससे ट्रांसफर हो गया इंडिया में, तो ये टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, इंसेंटिव्स ट्रांसफर, असिस्टेंस देना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ये भी था ग्रीन रेवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हाँ, वही चीज यहाँ पे कौन कौन से मेथड्स यूज किए गए थे ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए, तो सबसे पहला डबल क्रॉपिंग सिस्टम आ जाए, दूसरा है अच्छी क्वालिटी की हाई यील्ड वैरायटी सीड्स पे ज्यादा रिसर्च हो करके उनका डेवलपमेंट हो, प्रमोशन हो, अच्छा खासा इरिगेशन सिस्टम डेवलप हो जाए। ठीक है, अच्छी जो जेनेटिक्स वाले, अच्छी जीन वाले जो वो है सीड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उन पर रिसर्च करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके हिसाब से एचआईवी सीड्स को तैयार करना। ठीक है, देन उसके बाद पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज करना, मॉडर्न मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, ये सब का भी यूज करना, इसी को बोलते हैं फार्म मैकेनाइजेशन। और एक्सपांशन ऑफ फार्मिंग एरियाज, मतलब जो भी एरिया अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर एरिया अंडर क्रॉप्स है उसको बढ़ावा देना, ये उसका क्या थे, और वो थे आपके मेथड्स थे। ठीक है, अब ये स्कीम्स और वो जो एक बॉडी है आईसीएआर, उसको हम देखेंगे।
उसके पहले और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। चलो ये बताओ, ग्रीन रेवोल्यूशन रिफर्स टू, किसको बोलेंगे? 5th नंबर, यूज ऑफ ग्रीन मैन्योर, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, ग्रीन वेजिटेशन, या फिर ये? इसका आंसर दे दो 5th वाले का। फिफ्थ के बाद ये 6th का भी आंसर दीजिए, 6th का, 5th के बाद ये 6th का। हमारे यहां जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किस वैरायटी के लिए किया गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन? 5th का सी, 5th का सी होगा, ठीक है। 6th का बता दो। ठीक है, इसका बताओ 8th का क्वेश्चन का, कौन से स्टेट को चूज किया गया था जब हमने इनिशिएट किया था ग्रीन रेवोल्यूशन को? तो एट्थ का आंसर दे दीजिए, 8th का ए, बहुत बढ़िया। 9th का आंसर दे दो, ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है ना। 9th का आंसर दीजिए। नाइन्थ का ए होगा। चलो अब एक क्वेश्चन आपको ढूंढना है इसको कि ये जो टर्म है ग्रीन रेवोल्यूशन ये किसके द्वारा यूज किया गया था, है ना। क्या वो नॉर्मन बोरलॉग है, एमएस स्वामीनाथन है, या फिर विलियम गॉड है? टर्म है, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन फादर तो इनको बोला जाता है, इनको बोला जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो टर्म जो यूज किया गया था ये किसके द्वारा यूज किया गया था? तो याद रखना विलियम गॉड के द्वारा यूज किया था। ये टर्म थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड के, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के, लेकिन ये जो टर्म है ग्रीन रेवोल्यूशन जो यूज किया गया था इनके द्वारा यूज किया गया था। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको कल करेंगे, ठीक है। बाकी का जो टॉपिक है उसको आगे कल करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।